वेलकम ऑल माय डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स। सो इन द प्रीवियस क्लास हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को पूरी तरह से ख़त्म करा था। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से हमने हर चीज़ आपको समझा दी थी और उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। नाउ वी विल मूव टू अवर सेकंड सेल। आज हम लोग सेकंड सेल की प्लानिंग को समझेंगे कि आखिर उस सेल में क्या होता है, क्यों ज़रूरत पड़ रही है। एंड अवर सेकंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज है ना डैनियल सेल, वोल्टेइक सेल, गैल्वेनिक सेल, जो भी नाम दे दीजिए, गैल्वेनिक सेल। ठीक, सबसे पहले तो आइडिया कैसे आया साइंटिस्ट के दिमाग में कि ये सेल हमें बनाना चाहिए, क्या कहानी है। देखिए है ना, एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से समझाता हूँ जो एनसीईआरटी बुक में गिवन भी है कि अगर हमने एक जिंक की रॉड को ये जिंक की रॉड है, इसको हमने दिस इज योर जिंक रॉड, इसको हमने इंसर्ट करवाया है एक्वस CuSO4 सॉल्यूशन के अंदर। साइंटिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे तो दे हैव इंसर्टेड ए जिंक रॉड इनटू एक्वस CuSO4 सॉल्यूशन। और जैसे उन्होंने इसे इंसर्ट कराया, कुछ समय बाद आफ्टर सम टाइम उन्हें कुछ ऑब्जर्वेशंस मिले। आफ्टर सम टाइम क्या ऑब्जर्वेशंस मिले उन्हें पहला ऑब्जर्वेशन मिला कि वेट ऑफ जिंक रॉड डिक्रीजेस। ठीक, जिंक रॉड का वेट डिक्रीज हुआ। दूसरा ऑब्जर्वेशन उन्हें मिला ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड्स अप, क्योंकि ये सब उन्हें नज़र आ रहा था ठीक है कि जिंक रॉड का मास कम होता जा रहा है, ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड हो रहा था। ठीक है, उन्हें बॉटम ऑफ द कंटेनर में कुछ रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट भी नज़र आए। और साथ ही साथ उन्होंने थर्मामीटर या अगर कांच का ही बीकर है हाथ लगा के देखा तो उन्होंने देखा कि टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था। अब साइंटिस्ट के दिमाग में घंटियां बजना चालू हुई कि आखिर ऐसा क्या हो गया यहाँ पर ना, ऐसी कौन सी ऐसी कलाकारी हो गई कि इतने सारे चेंजेस हो चुके हैं। मतलब आफ्टर सम टाइम जो सिचुएशन नज़र आ रही है इट विल बी लाइक दिस। ये जो जिंक रॉड थी जो सॉल्यूशन के अंदर वाली थी ना, वो डिटीरियोरेट हो गई ऐसे, उनको मास कुछ उसका कम नज़र आया। ठीक है, अंदर वाला है ना जो पार्ट इंसर्टेड है, ऐसे नहीं कि आप ऊपर से तोड़ दो पूरा उसको, है ना कि देखें ज़रा कौन टूटता है। बॉटम में उन्हें कुछ रेडिश ब्राउन पीपीटीज भी नजर आए। ठीक है, और ब्लू कलर सॉल्यूशन का जो पहले था वो हल्का सा उन्हें फेड होता हुआ नजर आया। ठीक है, ये उन्हें ऑब्जर्वेशंस मिले, ऐसा कुछ नजर आया। अब उनकी पूरी थिंकिंग चालू हुई कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है ना। ठीक है, तो अब उन्होंने अपना दिमाग लगाना चालू करा और उसके बाद उन्होंने ऑब्जर्वेशंस पे कंक्लूजन देना चालू करे कि जिंक रॉड का जो वेट डिक्रीज हो रहा है इट इज़ बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक के रॉड के जो एटम्स थे वो ऑक्सीडाइज हो गए, वो सॉल्यूशन में इन द फॉर्म ऑफ Zn+2 इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में आए। और ये जो जिंक रॉड ने इलेक्ट्रॉन लूज करे दो, इमीडिएटली दिस इलेक्ट्रॉन विल बी गेन्ड अप बाय Cu+2 एक्वस जो सॉल्यूशन में पड़ा हुआ था, और वो कन्वर्ट हो गया किसमें, Cu सॉलिड में। तो हमें पता है कि एक्वस सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर है इट इज़ बिकॉज ऑफ Cu+2। एनहाइड्रस CuSO4 तो आपको पता होगा कलरलेस होता है, वाइट कलर कलरलेस जो भी बोले। अब उसमें जो एक्वस फॉर्म में आता है तो वो ब्लू कलर का हो जाता है, तो इसका मतलब Cu+2 का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से कम होता जा रहा है। और ये जो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट हैं, ये रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट डेफिनेटली किसके मिले उन्हें, कॉपर के। ठीक है, तो ये रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट भी हो गया, थर्ड ऑब्जर्वेशन मिल गया। अब टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि डेफिनेटली यहाँ पर कुछ
हीट क्या हो रही है आपका, रिलीज़ हो रही है। और वो हीट क्यों रिलीज़ हो रही है, वो हीट रिलीज़ हो रही है बिकॉज ऑफ दिस रेडॉक्स रिएक्शन। एक रेडॉक्स रिएक्शन हो चुकी है आपके सॉल्यूशन में। अगर आप देखो तो Zn सॉलिड प्लस Cu+2 एक्वस गिव्स यू Zn+2 एक्वस प्लस आपका Cu सॉलिड। दिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन टेकिंग प्लेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडॉक्स, है ना, जिसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों, तो ये दोनों प्रोसेस एक साथ हो रही है। इस रेडॉक्स रिएक्शन की वजह से कुछ हीट रिलीज़ हुई थी और उस रिलीज हीट ने आपके सॉल्यूशन के टेम्परेचर को बढ़ा दिया। अब ये सब उन्हें ऑब्जर्वेशन मिले, यहीं से उनकी थिंकिंग चालू हुई। क्या थिंकिंग चालू हुई कि अभी जो रिलीज हीट है बेटा, उसको हम किसी यूज़फुल वर्क में तो यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे। एक मान लो पानी आपने गर्म करा और खुला ही पड़ा हुआ, तो कुछ समय के बाद वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशन भी कुछ समय के बाद अपने आप ठंडा हो जाएगा। तो हीट तो रिलीज़ हो रही है, हमें एनर्जी तो मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट। हीट इज़ ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो अब उनके दिमाग में कुछ आइडिया आया कि कुछ नई चीज़ करी जाए जिससे ये हीट किसी यूज़फुल एनर्जी, यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट हो जाए। तो उन्होंने बस इतना करवाया कि, है ना, गैल्वेनिक सेल की डेफिनेशन तो मैं पहले ही फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन में आपको बता चुका हूँ कि सेल इन विच इनडायरेक्ट स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन अकर्स ड्यू टू विच कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी टेक्स प्लेस। अब ये मैंने इनडायरेक्ट स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या वर्ड यूज़ करा ना, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन तो यहाँ पर भी हुई है, बट वो रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ पर डायरेक्ट वे में हुई है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट, जैसे ही Zn ने अपने इलेक्ट्रॉन 2 लूज़ करे, तुरंत Cu+2 ने उन्हें गेन कर लिया। डायरेक्ट है, मतलब डायरेक्ट से मेरा मीनिंग बस इतना सा है कि अगर सेम कंटेनर में हमने इस प्रोसेस को करवाया तो दैट इज़ अ डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। अब साइंटिस्ट के दिमाग में आया कि क्यों ना हम इस प्रोसेस को अलग अलग कंटेनर्स में करवा दें, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन करवाएं। अब उन्होंने इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन कैसे करवाई, उन्होंने एक कंटेनर लिया, ठीक है, और एक दूसरा कंटेनर भी लिया, ठीक है। पहले कंटेनर में उन्होंने, ठीक है, जिंक रॉड, ना, ये मेरा तकिया कलाम बोल सकते हो, ठीक है ठीक है, अपने आप ही निकलता है। मैं कई बार कोशिश करता हूँ अपने आप को चेंज करूँ, बट वो निकलता रहता है, ठीक है ठीक है। तो उन्होंने जिंक रॉड ली अलग से जो पहले करा था, और उसको उन्होंने इंसर्ट करवा दिया एक्वस ZnSO4 सॉल्यूशन। बेसिकली ये जो हम लोग करने जा रहे हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इट इज़ आवर, इसको हेडिंग अगर हम लोग दें तो इट इज़ आवर कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल। हम गैल्वेनिक सेल को कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से हुआ। इन्होंने दूसरे कंटेनर में एक Cu की रॉड ली, ठीक है, दिस इज योर Cu रॉड, और इसको भी उन्होंने इंसर्ट करा दिया किसके अंदर, उसी के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। मतलब यहाँ पर उन्होंने लिया एक्वस CuSO4 सॉल्यूशन। तो एक तरफ तो जिंक रॉड को ZnSO4 के सॉल्यूशन में डाला, एक तरफ कॉपर की रॉड को एक्वस CuSO4 के सॉल्यूशन में डाला, और उन्होंने अब इन दोनों को जोड़ दिया एक बल्ब से, कंडक्टिंग वायर और बल्ब। तो ये आपका बीच में लगा हुआ है बल्ब, है ना। ये जो है हमारी, ये आपकी कंडक्टिंग वायर्स है, ठीक है। इस तरह से उन्होंने काम करने की कोशिश करी। अब उन्होंने ऑब्जर्व करा कि क्या हो रहा है, ठीक है। प्रोसेस तो वही होगी, अगर जिंक ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है, ठीक है, क्यों होना चाह रहा है इस पे हम लोग आ रहे हैं अभी। पहले मैं गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन करवा दूँ। तो जिंक रॉड जो था उसके अंदर से जिंक के एटम्स, ठीक है, बाहर निकल रहा है सॉल्यूशन में
इन द फॉर्म ऑफ Zn+2। तो ये कन्वर्ट हो गए Zn+2 एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये कहाँ से, रॉड से, ये कहाँ गया है ना, इनटू सॉल्यूशन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इनटू रॉड। ठीक है, ये इनटू फ्रॉम थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। ये एटम फ्रॉम रॉड आ रहा है, ये सॉल्यूशन में जा रहा है, और 2 इलेक्ट्रॉन रॉड में, ये जो छूटे। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन रॉड में छूटे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू ट्रैवल करेंगे, है ना। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो छूटे हैं ये वायर से ट्रैवल करते हुए दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ आए। और हमें कैसे पता पड़ेगा इलेक्ट्रॉन का ट्रैवल हो रहा है, हमें कुछ दिखाई देना तो ना वाला है। एक आपके जो वायर है, घरों में जो भी वायर है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो तो अपने आप हो रहा है, सब कंडक्टिंग वायर्स है, आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई तो ना दे रहे बेटा, है ना। बट इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से आपका डेफिनेटली करंट का फ्लो हो रहा है, और हमें वो नज़र आएगा कि ये बल्ब जो है वो ग्लो कर जाएगा। तो बल्ब के ग्लो करने का मतलब ही है कि डेफिनेटली यहाँ पे करंट का फ्लो चालू हो गया है। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो आए, ठीक ना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर रखा हुआ Cu+2 सॉल्यूशन वाला, ठीक है, इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। तो Cu+2 कहाँ वाला, सॉल्यूशन वाला, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ से गेन कर रहा है, फ्रॉम रॉड, ठीक है, और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आपका Cu सॉलिड में, इनटू रॉड। ठीक है, ये रिडक्शन हो गया। तो इस तरफ ये कन्वर्ट हो गया किसमें, Cu में। ये प्रोसेस मतलब एक्चुअली यही प्रोसेस हो रही है, बट अब एक अलग अलग तरीके से हो रही है, और इस अलग अलग तरीके से होने से क्या हो रहा है, आपका इस कंडक्टिंग वायर में करंट का फ्लो चालू हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये एक पर्टिकुलर सेल छोटा सा हमारा बन चुका है। बेसिकली अ गैल्वेनिक सेल इज ऑलवेज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स। 2 इलेक्ट्रोड के कॉम्बिनेशन से बनता है ये जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड है हमारा, ठीक है ना। जिंक रॉड, एक इलेक्ट्रोड ये है, ठीक है, एक इलेक्ट्रोड ये है। इलेक्ट्रोड हमेशा, ध्यान दीजिएगा ना, इलेक्ट्रोड हमेशा सॉलिड फॉर्म में होगा, बिकॉज इलेक्ट्रोड्स आर यूज ओनली फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफेरेंस के लिए इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करा जा रहा है, तो वो सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए। अब इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे कौन सी प्रोसेस हो रही है, ऑक्सीडेशन, इसलिए इस इलेक्ट्रोड को बोला जाता है एनोड, है ना। एनोड इज द इलेक्ट्रोड एट विच ऑलवेज ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। एनोड इज द इलेक्ट्रोड एट विच ऑलवेज ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो दूसरा इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड को बोला जाता है कैथोड। ठीक है, कैथोड इज द इलेक्ट्रोड एट विच ऑलवेज रिडक्शन टेक्स प्लेस, और रिडक्शन का मतलब होता है कि आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक थोड़ा सा कोड बता दे रहा हूँ याद रखने के लिए आपको, है ना। एक वर्ड याद रखना, गार्लियो। ये छोटे छोटे कोड में आपको समझाने के लिए बनाता हूँ, है ना। एक नाम है, मान लो एक नाम ही है गार्लियो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गार्लियो। गर, जी का मतलब है आपका गेन, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, और आर का मतलब रिडक्शन। अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देते हैं, और एल मतलब लॉस, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो गार्लियो एक वर्ड से हम लोग याद रखेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्या आपका ऑक्सीडेशन। ठीक है, और भी याद रख लेना थोड़ा सा, रेड कैट एंड ऑक्स, इसकी भी ज़रूरत हमें बार बार पड़ेगी। अब ये क्या बोल रहा है, रेड कैट एंड ऑक्स, है ना। रिडक्शन हमेशा किनका होगा बेटा, हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस सेल कन्वर्ट चुके हैं ऑलरेडी। रिडक्शन हमेशा होता है किनका, केटायन का, और एनायंस का हमेशा क्या होगा,
ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये 2 वर्ड्स याद रखना, गर्लियो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। रेड कैट एंड ऑक्स, रिडक्शन कैटायन का होगा, एनायन का हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। क्योंकि हमें वापस इस चैप्टर में, इस टॉपिक में भी कई शॉर्टकट्स बनाने जिससे हमारा क्वेश्चन काफ़ी आसान हो। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है हमारा, ये प्रोसेस इस तरह से हो गई, ये हमने याद भी रख लिया। हमें करंट का फ्लो दिखाई दे रहा है, करंट फ्लो कर रही है आपका सर्किट में, ठीक है ना, इसलिए बल्ब जल गया। अब अगर हमसे बोले कि करंट का फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, तो अगर आपसे करंट का फ्लो बोले तो करंट का फ्लो देखिए कहाँ से कहाँ, है ना, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ नज़र आ रहा है मुझे, क्योंकि ये सब भी इस टॉपिक के क्वेश्चन ही है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है गैल्वेनिक सेल में। इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा आपका होगा एनोड टू कैथोड। ठीक है, और कौन से सर्किट में, आपका एक्सटर्नल सर्किट। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो हो रहा है वो एनोड टू कैथोड हो रहा है एक्सटर्नल सर्किट में। करंट का फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है, करंट का फ्लो आपका हो रहा है, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए करंट का फ्लो हम लोग बोलेंगे इट इज फ्रॉम कैथोड टू एनोड। और ये एक्सटर्नल सर्किट, इंटरनल सर्किट क्या है ना, ये भी बता रहा हूँ एक मिनट, ये एक्सटर्नल सर्किट है। ठीक है, एक्सटर्नल सर्किट मतलब मैं अभी बाहर की बात कर रहा हूँ बेटा, ये है आपका, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं कौन, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड, और इसके अपोजिट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है क्या, करंट फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ठीक है, तो एक्सटर्नल सर्किट मतलब बाहर वाली बात है, सॉल्यूशन के अंदर नहीं, सर्किट के अंदर नहीं। बट करंट के लिए तो अगर बोल दे तो करंट के लिए हम इंटरनल सर्किट भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि करंट तो पूरे एक साइकिल में फ्लो कर रही है आपका ना, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स तो यहीं पे ख़त्म हो जा रहे हैं, इसके प्रोड्यूस हुए वहाँ पे आके ख़त्म हो जा रहे हैं। करंट के लिए अगर हम लोग बोलें तो इंटरनल सर्किट अगर वर्ड आ जाए कभी क्वेश्चन में तो हम लोग बोलेंगे तब एनोड टू कैथोड। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने बेचारों ने एक पर्टिकुलर प्रोसेस करवाई जो यहाँ पर हीट एनर्जी रिलीज हो रही थी। अब एक तरह से उन्होंने एक रेडॉक्स रिएक्शन तो देखिए यहाँ पर भी हो रही है, और उस रेडॉक्स रिएक्शन को उन्होंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, मतलब केमिकल एनर्जी इज नाउ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बट यहाँ पर भी थोड़ी सी एक कमी आ गई है ना, कमी क्या आ गई कि हम लोग मार्केट से एक जो छोटा सा सेल लाते हैं, चाइनीज़ सेल लाओगे 2 रुपये का, 3 रुपये का, 5 रुपये का, तो वो एक छोटा सा सेल भी आपका काफ़ी लंबे समय तक 2-3 महीने 4 महीने तो चली जाता है। अगर आपने रिमोट में या जो वॉच क्लॉक्स आप हैंग करते हो वॉल पे, उनमें वो आराम से चल जाता है। हाँ, वॉकमैन वगैरह में ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, बट ये सेल जो बना था ये हार्डली 2-3 मिनट काम करने के बाद ही रुक जाता है ना। अब ऐसा क्यों हो रहा है, रुक क्यों गया है, क्या कहानी हो गई फिर से कि हमने सब कुछ करा भी काम और उसके बाद भी ये रुक गया। तो ये कहानी इसलिए हो रही है कि इनिशियली देखिए है ना, अब सॉल्यूशन पे आए हम लोग। इनिशियली हमने ZnSO4 सॉल्यूशन लिया था, तो जितना कंसंट्रेशन Zn+2 का था उतना ही कंसंट्रेशन SO4-2 का था। ये सब थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है बेटा ना, ये थ्योरी में समझना है क्योंकि थ्योरी आपसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। इनिशियली जितना कंसंट्रेशन Zn+2 का था उतना ही कंसंट्रेशन सल्फेट का था, मतलब माय सॉल्यूशन वाज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बढ़िया बात है। वहाँ पर एक्वस CuSO4 जो लिया हमने, जितना कंसंट्रेशन Cu+2 का था उतना ही कंसंट्रेशन सल्फेट का था, तो दैट सॉल्यूशन वाज आल्सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। वो भी बढ़िया है, तब तक तो कहानी समझ में आई। अब जैसे ही जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है, Zn+2 हो गया, इस सॉल्यूशन के ऊपर कौन सा चार्ज आता जा रहा है, इस सॉल्यूशन के ऊपर आता जा रहा है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, क्योंकि Zn+2 का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में बढ़ गया है, तो ये सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज होता जा रहा है। ठीक है, इधर देखें Cu+2 का कंसंट्रेशन कम हो रहा है क्योंकि वो फ्रॉम सॉल्यूशन है, ये इसलिए मैंने फ्रॉम इनटू लिखा है, और इसकी मुझे अभी ज़रूरत फिर से पढ़नी है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझाने में आपका, ठीक है। तो ये है आपका फ्रॉम सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन वाला Cu+2 रॉड से 2 इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम रॉड इसलिए लिखा है, गेन कर रहा है, कन्वर्ट हो रहा है किसमें, आपका Cu सॉलिड में। तो सॉल्यूशन से Cu+2 का कंसंट्रेशन कम होने का मतलब इनडायरेक्टली नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन क्या हो गया, आपका बढ़ गया। इस तरफ पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, उस तरफ नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो इससे क्या हुआ सर, इससे क्यों करंट फ्लो रुक गया,
करंट का फ्लो तो किसकी वजह से हो रहा है, बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। अगर इधर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को जाने नहीं देगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव का तो अट्रैक्शन होगा। ये Zn+2 बेसिकली अब सॉल्यूशन के पास नहीं रहेगा। अगर ये आपका इलेक्ट्रोड है, रॉड है, तो Zn+2 उसकी क्लोज विसिनिटी में चिपक जाएगा उससे, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या एस्टेब्लिश हो जाएगा आपका, एक इक्विलिब्रियम। ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से जाने नहीं देगा। इसी तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, ठीक, बाहर वाला जो सॉल्यूशन का नेगेटिव चार्ज था, ये आपका क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव में कौन सी प्रोसेस होती है, रिपल्शन। ये इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देगा यहाँ से, तो ये जाने नहीं दे रहा क्योंकि अट्रैक्शन की वजह से रोक लिया उसने। एक इलेक्ट्रिकल एक तरह से आपका रॉड के बाहर बाहर पॉजिटिव चार्ज जमा हो गया और रॉड के अंदर नेगेटिव चार्ज जमा हो गया। तो इधर ये इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा, वो इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देगा, है ना। ये वाला इलेक्ट्रोड गाना गाएगा, जाने नहीं देंगे तुझे, वो वाला इलेक्ट्रॉन गाना गाएगा, आने नहीं देंगे तुझे। कहानी वहीं पे ख़त्म हो गई। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही रुक गया तो उसके बाद सेल का काम करने का कोई भी पर्पस ही नहीं बचा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होते ही करंट का फ्लो होता है। तो कुछ समय तक तो बल्ब मुझे जलता नज़र आएगा, उसके बाद रुक गया। आई होप ये प्रोसेस समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं दे रहा, वो इलेक्ट्रॉन को आने नहीं दे रहा, दोनों अपना अपना गाना गाते हुए बैठे हुए। ये जाने नहीं देंगे तुझे, वो आने नहीं देंगे तुझे वाली कहानी होगी, ठीक है। बट अब अगर किसी तरह से अगर मुझे इलेक्ट्रॉन का फ्लो मेंटेन कराना है, क्योंकि हम तो 5 रुपये का सेल लाएंगे, उसमें वो चलती रहेगी कहानी। तो अगर मुझे इलेक्ट्रॉन का फ्लो वापस कंटिन्यू करवाना है तो मुझे यहाँ का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज कर देना है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज बाहर का न्यूट्रलाइज हो गया, तुरंत इलेक्ट्रॉन का फ्लो वापस चालू हो जाएगा। और यहाँ का मैं न्यूट्रलाइज कर दूँ कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। जैसे ये नेगेटिव चार्ज ख़त्म होगा, फिर से ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो चालू हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये किस तरह से करें, और इसको करा जाता है, साइंटिस्ट ने इस प्रॉब्लम को दूर करा बाय इंसर्टिंग ए सॉल्ट ब्रिज, ठीक है ना। सॉल्ट ब्रिज क्या होती है, अभी उसकी थ्योरी में लिखाऊंगा। सॉल्ट ब्रिज एक इन्वर्टेड यू शेप की ट्यूब होती है, ठीक है ना। एक इन्वर्टेड यू शेप की ट्यूब होती है इस तरीके से, तो एक इन्वर्टेड यू शेप की ट्यूब है ये, जिसको हमने सॉल्यूशन के अंदर डाल के रखा हुआ। तो दिस इज इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब विच इज नोन एज सॉल्ट ब्रिज। ब्रिज का मतलब समझते हो ना, ठीक है। ये एक दोनों के बीच में ब्रिज की तरह काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए इसे ब्रिज बोल रहे हैं हम लोग। जब भी दो एंड आपके है ना, जैसे कोई नदी है आपका, एक रोड इस तरफ एक तो रोड उस तरफ, तो ब्रिज बनाते हैं। जैसे कोटा में भी आजकल हैंगिंग ब्रिज का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ठीक है ना, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, नाम सुना होगा आपने। और काफ़ी बड़ा ब्रिज बना है, इनफैक्ट बॉम्बे के नरीमन पॉइंट वाला जो ब्रिज है उससे बड़ा ब्रिज बन गया वो हमारा, ठीक है। जो बॉम्बे का वर्ली सीलिंग बना है उससे बड़ा ब्रिज बना है। तो ये ब्रिज है, दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। और सॉल्ट ब्रिज क्यों नाम दे रहे हैं हम लोग इसे, क्योंकि इसके अंदर कोई सॉल्ट होता है, एक इनर्ट सॉल्ट होता है, मान लो KCl है, ठीक है। वो अब सॉल्ट तो आपके इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स और ऑलवेज 100% आयोनाइज है ना। यहाँ पे कॉटन के प्लग्स लगे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा चार्ज एक्सेस में हो रहा था, Zn+2। तो एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हमने सॉल्ट ब्रिज में भर दिया, तो ये जो Cl- है, ठीक है, ये इस तरफ मूव करेगा और बाहर सॉल्यूशन में आ जाएगा Cl-, ठीक है। इस तरफ से मूव करेगा कौन आपका K+, वो इस प्लग से बाहर निकल के इधर आ जाएगा। तो इधर एक्सेस में जो पॉजिटिव चार्ज हो रहा था वो इसके सॉल्ट ब्रिज के, आप बोल सकते हो सर K+ क्यों नहीं मूव करेगा, करेगा बेटा, बिल्कुल मना नहीं है। जब Cl- मूव कर सकता है तो K+ भी मूव कर सकता है। बट चूंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में था तो ज़्यादा टेंडेंसी मूव करने की किसकी होगी, आपका नेगेटिव की ही, क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन होगा। पॉजिटिव में तो क्या होगा, आपका रिपल्शन होगा, ठीक है ना। इस वजह से हम लोग केवल फाइनल मूवमेंट दिखा रहे हैं। हो सकता है 2-4 K+ भी इधर मूव कर जाएँ, 2-4 Cl- उधर भी मूव कर जाए। तो जैसे ही ये सॉल्ट ब्रिज से Cl- अंदर आया, ये सॉल्यूशन तुरंत आपका न्यूट्रल हो गया। इधर से K+ अंदर आया, ये सॉल्यूशन भी न्यूट्रल हो गया। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या हो गया, आपका कंटिन्यूसली एक अच्छे ढंग से वापस मेंटेन हो गया और फ्लो चालू हो गया हमारा, ठीक है। तो दैट मीन वी कैन जनरलाइज कि अगर हम लोग सॉल्ट ब्रिज नहीं डालते तो ये प्रोसेस कभी भी कंप्लीट होने वाली नहीं थी, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज का गैल्वेनिक सेल के लिए होना कंपलसरी है। अब देखिए कहानी और बताऊं तो सॉल्ट ब्रिज की भी कहानी है, इसकी थ्योरी हम लोग देख रहे हैं। दूसरी कहानी क्या समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं आपको। दूसरी कहानी ये कि ये देखिए इलेक्ट्रॉन को भेज रहा है,
और डेफिनेटली वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को भेज रहा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो डेफिनेटली ये इलेक्ट्रोड के ऊपर कौन सा चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमारा इस पर्टिकुलर सेल का चार्ज मत लिखो, ये आपके इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है, जबकि ये इलेक्ट्रॉन को भेज रहा है। तो ये वाला जो टर्मिनल होगा, ये वाला जो इलेक्ट्रोड होगा, ये मेरे सेल का नेगेटिव टर्मिनल है। दिस इज़ माई नेगेटिव टर्मिनल। तो आप समझ सकते हो कि जो मैंने फर्स्ट डे आपको समझाया था वो पोलैरिटीज इन्वर्स हो चुकी हैं। हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने क्या बोला था, एनोड पॉजिटिव टर्मिनल था, कैथोड नेगेटिव टर्मिनल था। अब यहाँ पर एनोड नेगेटिव टर्मिनल हो गया है और कैथोड हो चुका है पॉजिटिव टर्मिनल। बट दोनों ही सेल में मैंने बोला था कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है। ये गर्लियो वर्ड मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है ना, रेट कैट एंड ऑक्स बता दिया है, ठीक है। और इसके अलावा अब आप चाहो तो लोन वर्ड और याद रख लेना, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कभी हम भूल जाए। भूलना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इस अधिकार से आपको कोई वंचित नहीं करेगा। मैं भी कोशिश नहीं करूँगा, बट मैं बार बार याद दिलाता रहूँगा कि सुनते सुनते याद हो जाए। लोन वर्ड से मीनिंग क्या है, दिस लोन वर्ड इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली फॉर आपका गैल्वेनिक सेल। लोन वर्ड से मीनिंग है कि L for left, O for oxidation, A for anode और N for negative. That is the meaning of lone word. मतलब गैल्वेनिक सेल में एनोड हमेशा नेगेटिव टर्मिनल होगा, उस पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर ही होगा। ये लोन वर्ड, ठीक है ना। तो ये वर्ड आपको याद रखना जरूरी है कि हमेशा लेफ्ट में ही शो करना है। नेगेटिव टर्मिनल है, हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, लेफ्ट में होगा। इस वजह से अब ये जो हमारा हाफ सेल है, ये दो हाफ सेल है बेटा। आप इन्हें हम लोग हाफ सेल भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हैं। कई बुक्स में नाम हाफ सेल लिखा होता है, कई बुक्स में नाम इलेक्ट्रोड लिखा होता है। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है, आप इसे आप अलग अलग 4 नाम दे सकते हो। पहला नाम आप दे सकते हो एनोड हाफ सेल, ठीक है। मैं अलग मार्कर यूज़ करता हूँ। इसको आप नेगेटिव हाफ सेल भी बोल सकते हो, इसे आप लेफ्ट हाफ सेल भी बोल सकते हो और इसका अगला नाम आप बोल सकते हो ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इन चारों में से हम इसका कोई भी नाम बुला सकते हैं। मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होता है वो मैं बता दे रहा हूँ, एनोड और ऑक्सीडेशन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। उधर राइट वाले को जो जैसे इसके 4 नाम हैं, इसके भी 4 नाम दे सकते हो आप। कैथोड हाफ सेल, ठीक है। आप इसे पॉजिटिव हाफ सेल भी बोल सकते हो क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है। सिंस इट इज़ प्रेजेंट इन द राइट हैंड साइड ऑफ सेल, तो आप इसे राइट हाफ सेल भी बोल सकते हो। और सिंस इस पर रिडक्शन हो रहा है, दैट्स वाई आप इसे रिडक्शन हाफ सेल भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ के लिए टर्मिनोलॉजी हो गई। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कैथोड और रिडक्शन सबसे ज़्यादा यूज़ होगा। और ये जो ZnSO4 आपने डाला है बेटा, है ना, इसे एनोड हाफ सेल शॉर्टकट में लिख रहा हूँ अब मैं, क्योंकि अब हम लोग पूरा नहीं लिखेंगे। इसे एनोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट बुलाया जाता है। और रहा बात एक्वस CaSO4 सॉल्यूशन, इसे बुलाया जाता है कैथोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो अब ये दोनों सेल, मतलब अब हमारा ये सेल कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें करंट का फ्लो, जब तक इलेक्ट्रोलाइट्स का एक सफिशिएंट कंसंट्रेशन है ना। एक्चुअली हो क्या रहा है करंट का फ्लो, उस पर तो मैं आ रहा हूँ। वो प्रोसेस तो अभी मैंने नाम ही नहीं लिया। पहले मैंने आपको एक गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन समझाने की कोशिश करी है कि इससे रिलेटेड अब जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं, है ना, पहले हमने एक साइंटिस्ट का सिंपल सा एग्जाम्पल समझा कि एक रॉड को उसी के एक्वस सॉल्यूशन में डिप कराने पर क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिल रहे हैं और उससे रिलीज एनर्जी को किस तरह से यूटिलाइज करें। तो अब इस प्रोसेस में हमने उससे रिलीज एनर्जी को यूटिलाइज कर दिया है। और आई होप कि काफ़ी अच्छे ढंग से नीट एंड क्लीन डायग्राम से मैंने आपको इसे एक्सप्लेन करा है। तो अब इससे रिलेटेड जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, आई होप कि यू विल बी एबल टू गिव द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। गर्लियो, रैट कैट, एनॉक्स, लोन, सब कुछ आपको याद रखना है, ठीक ना। सॉल्ट ब्रिज के बारे में ज़रूर मैं थोड़ी सी और बात करता हूँ कि सॉल्ट ब्रिज क्या है, ठीक है, उसका फंक्शन क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डालो, है ना, सॉल्ट ब्रिज, इट्स फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस।
salt bridge, its function and importance. ठीक, तो our next heading is salt. theoretical question आते हैं इसके ऊपर. salt bridge, its functions है ना and importance. ये मेरा एंड अच्छा नहीं बनता है ना, थोड़ा सा ध्यान देना कि सॉल्ट ब्रिज क्या है, उसके फंक्शन क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है ना. तो इसमें ध्यान रखना. सॉल्ट ब्रिज इज द यू शेप इन्वर्टेड ट्यूब. सॉल्ट ब्रिज इज अ यू शेप inverted tube which contains an inert electrolyte like KCl, KNO3, NH4NO3, etc. in their सेमी सॉलिड फॉर्म है ना. और सेमी सॉलिड फॉर्म बनाते कैसे, तो ये बनाया जाता है मेड इन जिलेटिन और अगर पाउडर. ये पाउडर का नाम बेटा ना स्पेशल पाउडर ही होता है ना. जैसे बच्चों को सेरेलिक्स खिलाया जाता है ना, तो आपने देखा होगा वो सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, ना प्योर सॉलिड है ना प्योर लिक्विड है, थिक होता है काफ़ी. तो हम लोग आपका सेमी सॉलिड फॉर्म में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अगर आपने पूरी तरह से लिक्विड फॉर्म में लिया तो आपने उल्टा करके रखा है, वो तो तुरंत ग्रेविटी के फ्लो की वजह से तुरंत क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे. अगर आपने सॉलिड फॉर्म में लिया तो सॉलिड फॉर्म में लोगे तो क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में लेने की वजह से वो फिर मूव करने की टेंडेंसी में ही नहीं आने वाले. तो दोनों केसेस में हमारे लिए तो कुछ भी काम होने वाला नहीं है, हमारा सेल काम करने वाले नहीं है. तो इस वजह से हम लोग हमेशा उसे सेमी सॉलिड फॉर्म में लेते हैं. और उसे बनाने के लिए क्या करते हैं, टू प्रिपेयर सॉल्ट ब्रिज जिलेटिन और अगर इज डिजॉल्व्ड इन. जिलेटिन अगर को डिजॉल्व करते हैं किसके अंदर, इन हॉट कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट लाइक KCl, KNO3, NH4NO3, ताकि वो अपने सेमी सॉलिड फॉर्म में आ सके. ठीक है, तो ये आपको होपफुली समझ में आ गया होगा. सॉल्ट ब्रिज यू शेप इन्वर्टेड ट्यूब विच कंटेन्स एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl, KNO3, NH4NO3 एटसेट्रा इन सेमी सॉलिड फॉर्म मेड इन जिलेटिन और अगर पाउडर है ना. जैसे पानी या दूध के अंदर हमने सेरेलिक्स को मिक्स करा तो एक सेमी सॉलिड टाइप्स का लिक्विड बनता है. तो वैसे ही हमारे पास हॉट कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन था किसका, KCl का, KNO3, NH4NO3, किसी का भी. इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट वगैरह का मीनिंग क्या है और क्यों मैंने ये 3 नाम ले दिए हैं, सबको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. और उस हॉट कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर हम लोगों ने जिलेटिन अगर पाउडर को डिज़ोल्व कर दिया तो हमारा एक आपका क्या हो गया, एक सॉल्यूशन बनता है. और उस सॉल्यूशन को हम लोग एक इस तरह की है ना यू शेप की ट्यूब के अंदर भर देते हैं. तो ये हमारा एक यू शेप का ट्यूब, इसके अंदर आप उस पर्टिकुलर को भर देते हो. ठीक है, और यहाँ पर हम लोग कॉटन प्लग्स लगा देते हैं. ये कॉटन प्लग्स हैं धीरे धीरे, ताकि बिल्कुल ना स्लोली अब ये सेमी सॉलिड फॉर्म में आपका भरा हुआ है. मान लो KCl, तो ये है आपका सॉल्ट ब्रिज. इसके ऊपर भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन काफ़ी आते हैं. ठीक है, अब इसकी बात करें हम लोग सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस की, कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज. काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शंस है 2-4 आपको जो ध्यान रखने. पहला, इट कनेक्ट्स द सॉल्यूशन ऑफ 2 हाफ सेल्स एंड कंप्लीट सेल्ड सर्किट है ना. क्या फंक्शन है, इट कनेक्ट्स the solution of 2 half cells and complete the circuit.
ये दोनों हाफ सेल सॉल्यूशंस को कंप्लीट जोड़ता है और एक सर्किट को कंप्लीट करता है, ठीक है ना। सेकेंड, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशन, इट मेंटेन्स, है ना, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशन। आपने सामने समझा होगा कि सॉल्ट ब्रिज की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी थी, है ना। पहला वाला सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज होता जा रहा था, दूसरा वाला सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज होता जा रहा था। तो जैसे ही हमने सॉल्ट ब्रिज को डाला है, उसने दोनों सॉल्यूशंस की क्या मेंटेन कर दी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर दिया, एक्सक्यूज मी, ठीक है। तो इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ सॉल्यूशन, ठीक, ये इसका सेकंड पॉइंट है ना। थर्ड पॉइंट, इट कंप्लीट्स द सर्किट बाय मेंटेनिंग द, है ना, इट कंप्लीट्स द सर्किट, जो ऊपर भी बोला है मैंने, इट कंप्लीट्स द सर्किट बाय मेंटेनिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसने एक तो सर्किट को कंप्लीट भी करा है और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक कंप्लीट वे में आपका चलाते जा रहा है, ठीक है, ठीक। चौथा पॉइंट क्या बोलेंगे कि सॉल्ट ब्रिज का एनायन किस तरफ मूव करता है ना। तो ये क्या करता है भैया, इट सब कैसे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहा है, क्योंकि वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में कुछ भी पूछ ले हम लोग से तो हमें सब पता होना चाहिए। इट सप्लाइज एनायन टू एनोड, इट सप्लाइज एनायन टू एनोड सॉल्यूशन एंड कैटायन को किस तरफ भेज रहा है वो, है ना, एंड कैटायन टू कैथोड सॉल्यूशन, है ना, टू मेंटेन न्यूट्रलिटी। क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन में कुछ पूछ ले बेटा, अब उसमें तो थ्योरी उतनी ही थी कि समझ लेना था। सॉल्ट ब्रिज की थ्योरी आती है टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए ये एनायन को एनोड की तरफ भेजता है और कैटायन को कैथोड की तरफ मेंटेन करता है। और फिफ्थ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है आपका, ठीक है ना, वो क्या है कि इट अवॉइड्स लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, LLJP। इट अवॉइड्स लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, नाम से ही लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अब ये इतना डेप्थ में तो नहीं ले जाएगा आपको नीट में, बट हमें पता होना चाहिए कि द पोटेंशियल डेवलप्ड एट द जंक्शन ऑफ टू लिक्विड्स, ठीक है ना। डेफिनेशन अगर हमसे बोला जाए, द पोटेंशियल डेवलप्ड एट द जंक्शन ऑफ टू लिक्विड्स इज नोन एज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, है ना। तो सॉल्ट ब्रिज का एक काम ये भी है कि इट अवॉइड्स द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। कैसे, क्या मीनिंग है आपका, है ना, ठीक है। अगर आपने डायरेक्टली एक ही सेल में, है ना, ये अभी मैं उस डायग्राम को थोड़ा सा नहीं हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक चीज़ और समझानी है, ठीक, उसके बाद मैं उस डायग्राम को हटाऊँगा। तो सॉल्ट ब्रिज को अगर मैं हटाऊँ, अगर हो चुका है हमारा फंक्शंस वगैरह, तो मैं इसमें एक चीज़ और समझाना चाहूँगा, ठीक है। 5 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है फंक्शंस में। इट कनेक्ट्स द सॉल्यूशन ऑफ 2 हाफ सेल्स एंड कंप्लीट द सर्किट, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशन, इट कंप्लीट्स द सर्किट बाय मेंटेनिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट सप्लाइज एनायन टू एनोड एंड कैटायन टू कैथोड सॉल्यूशन टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इट अवॉइड्स लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। मैं उसी को अब समझाने की कोशिश करूँ कि मान लीजिए हमने, ठीक है ना, ऐसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं बेटा, बट थोड़ा सा आइडिया ले लें, 1 मिनट ही लगेगा मुझे समझाने में। डेफिनेशन मैंने बोल के लिखवा दी है, इफ़ यू आर मेकिंग द नोट्स आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि जंक्शन पोटेंशियल डेवलप्ड एट द जंक्शन ऑफ 2 लिक्विड्स इज नोन एज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल एंड इट ऑलवेज अपोजेस द मेन EMF। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब क्योंकि उसी की कैलकुलेशन हमें करना है ना, होपफुली दैट विल कम इन द नेक्स्ट क्लास में आएगा वो सब। तो आज हम लोग कंस्ट्रक्शन और थोड़ा सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें क्योंकि पोटेंशियल वर्ड आ चुका है, ठीक है। अगर हमने इस तरह से करा होता बेटा, मान लो ये एनोड है, ये कैथोड है, तो बाहर सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज आता जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता जाता है,
ठीक है। एक्चुअली तो वो सॉल्यूशन में आ रहा है इस तरफ, जो वहाँ पर सामने आप डायग्राम में इमेजिन कर चुके हो। और इस तरफ कौन सा चार्ज आता जाता है? नेगेटिव। बट पॉजिटिव नेगेटिव के अट्रैक्शन को दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती। ये जो मैंने डॉटेड लाइन ब्लू से खींची है, ये दोनों लिक्विड्स का जंक्शन है ना। तो इसी को अगर एक ही कंटेनर में मैं दोनों प्रोसेस करवा देता, अभी तो अलग अलग है, इसी को बोला जाता है लिक्विड लिक्विड जंक्शन। ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक पोटेंशियल डेवलप हो गया। अब जो पॉजिटिव चार्ज था, इधर का नेगेटिव चार्ज, डेफिनेटली पॉजिटिव के नेगेटिव के अट्रैक्शन को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती बेटा। ठीक है ना। तो वो होना ही है, वो एक जंक्शन पर आके मिल जाएंगे। ठीक है। और जहाँ पर भी चार्जेस सेपरेट होते हैं, वहाँ पर एक पोटेंशियल डेवलप होता है। उस पोटेंशियल को ही बोला जाता है कि आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चूँकि ये है ना, एक पोटेंशियल वर्ड नाम दिया था फिजिक्स में, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हो कि ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ चार्जेस ऑलवेज देयर इज ए पोटेंशियल डेवलप। यहाँ पर वो लिक्विड लिक्विड के जंक्शन पर डेवलप हो रहा है, इसी वजह से इसे लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बोल रहे हैं। ठीक है। चार्ज की प्रॉपर्टी होती है वो हमेशा कहाँ से कहाँ की तरफ फ्लो करता है ना, हाई से लो की तरफ। तो इस पर्टिकुलर सेल का जो मेन ईएमएफ था वो आपका किस तरफ से था? ठीक है ना। मतलब अगर हम लोग करंट के फ्लो की बात करें, करंट किस तरफ से किस तरफ फ्लो करती? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो जो मेन ईएमएफ था इसका, आपका इस पर्टिकुलर सेल का, वो इस तरफ से इस तरफ था, ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जो होता है वो हमेशा मेन ईएमएफ को अपोज करता है। मतलब ये आपके सेल की इफिशिएंसी को थोड़ा सा क्या कर देगा? कम कर देगा। इसलिए ये हमारे लिए उतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता है। तो जैसे ही हम लोग अलग अलग कंटेनर में करवा के सॉल्ट ब्रिज को डाल देते हैं, तुरंत ये लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल आपका रोल ही वहाँ पर क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। तो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल ऑलवेज अपोजेस द मेन ईएमएफ, इसलिए हमें इसे भी क्या करना है? अवॉइड करना है। ठीक है। तो ये इसका 5वां फंक्शन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो मैंने 2-3 इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं, केवल उन्हीं का नाम क्यों लिया है मैंने? ठीक है। तो उसकी भी एक कहानी है छोटी सी ना, कंडीशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज। कंडीशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज। ठीक है। कंडीशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज। जो भी आप इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट ब्रिज में यूज़ कर रहे हो, उसके ऊपर 2 कंडीशंस आपको याद रखनी है। ठीक है। क्या है 2 कंडीशंस? पहली कंडीशन है ना, आयोनिक मोबाइलिटी, बेसिकली स्पीड है। बस आपको डराने के लिए मैंने एक नया नाम दे दिया है, क्योंकि इस चैप्टर में नाम ही यूज होता है बेटा ना। आयोनिक मोबाइलिटी मतलब स्पीड ऑफ कैटायन एंड एनायन शुड बी सेम। जो हमने 2-3 नाम लिखे हैं उनका पर्पस ही ये है। और जेई का तो मुझे याद है, नीट में भी ये क्वेश्चन आ चुका होगा डेफिनेटली कि KNO3 को ही क्यों यूज़ करते हो। उसका आंसर दिया वेलोसिटीज ऑफ K+ एंड NO3- आर सेम। तो हमें ऐसा इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करना है जिनकी आयनिक मोबाइलिटी सेम हो। ऐसा नहीं करने से क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आपने एनायन की स्पीड ज़्यादा कर दी, तो ये वाला सॉल्यूशन तो न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है ना। ये तो इलेक्ट्रॉन भेजने के लिए रेडी है, बट ये वाला सॉल्यूशन न्यूट्रल नहीं हो पाया, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। ठीक है। तो सेल की इफिशिएंसी तो कम हो ही रही है आपकी। उल्टा हो जाए, ठीक है ना, ये एक तरह से शॉर्ट सर्किट का केस जो होता है ना, एक्सेस चार्ज फ्लो हो जाए, तो एक्सेस चार्ज फ्लो हो रहा है, ये ले ही नहीं रहा। यहाँ पर अगर इसकी स्पीड कम हो जाए और इसकी ज़्यादा हो जाए, ये न्यूट्रल हो गया, दिस इज़ रेडी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, बट ये इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ने के लिए रेडी नहीं बैठा हुआ, तो इससे सेल की इफिशिएंसी कम हो गई। दोनों केसेस में हमारे लिए कोई बढ़िया काम तो हो नहीं रहा, इफिशिएंसी तो सेल की डाउन ही हो रही। तो इस वजह से हमें कोई भी ऐसा इलेक्ट्रोलाइट, इसलिए अभी मैंने केवल 3 ही नाम लिखा है, KCl, KNO3, NH4, NO3, जो नॉर्मली बुक्स में लिखे होते हैं, जो हमें याद रखना कंपलसरी है कि आयनिक मोबाइलिटी ऑफ कैटायन एंड एनायन शुड बी सेम, ये सेम रहना जरूरी है। दूसरी कंडीशन होनी चाहिए हमारा कि है ना, आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सॉल्ट ब्रिज, आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सॉल्ट ब्रिज शुड नॉट रिएक्ट या इंटरएक्ट, जो भी बोले, शुड नॉट रिएक्ट और इंटरएक्ट विथ, should not react or interact with any
हाफ सेल इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट, है ना. आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सॉल्ट ब्रिज शुड नॉट इंटरेक्ट और रिएक्ट विथ एनी ऑफ द हाफ सेल इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना. लाइक जो इसमें सबसे बढ़िया एग्जांपल दिया जाता है वो है कि KCl कैन नॉट बी यूज्ड, जो अभी हमने KCl यूज़ करा था हमने, KCl कांट बी यूज्ड इन सिल्वर इलेक्ट्रोड. ऐसा क्यों? अगर आपने सिल्वर इलेक्ट्रोड के केस में KCl को यूज़ कर दिया तो Ag प्लस आयन जो होता वो Cl माइनस के साथ रिएक्ट करके AgCl बना देता, ठीक है. आपका एक डाउट हो सकता है कि सर यहाँ भी तो रिएक्ट कर सकते हैं. बिल्कुल रिएक्ट कर भी रहे, मैं मना ही नहीं कर रहा हूँ. Zn+2 Cl माइनस के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा क्या आपका ZnCl2, ठीक है. ठीक, K प्लस सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा और K2SO4 बनेगा. बट ZnCl2 इज अगेन हाईली सॉल्युबल सॉल्ट, वो तो फिर से सॉल्युबल हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा किस किस में, Zn+2 और Cl माइनस में. K2SO4 जो बना है ना, ये डायग्राम में इसलिए नहीं हटा रहा हूँ अभी तक कि इसकी चीज़ें बतानी. K2SO4 जो बना ये फिर से आपका K प्लस और सल्फेट आयन में टूट जाएगा. अब आप ये चीज़ यहाँ पे भी बोल सकते हो, तो बी केयरफुल, ये चीज़ यहाँ पर होने वाली नहीं है, क्योंकि AgCl का तो क्या बन जाता है बेटा, वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है. ZnCl2 का कोई प्रेसिपिटेट नहीं है, तो ZnCl2 का अगर प्रेसिपिटेट नहीं बना है तो वो फिर आपका सॉल्युबल, ZnCl2 का प्रेसिपिटेट नहीं बना है तो वो डेफिनेटली सॉल्युबल है आपका, ठीक है ना. वो वापस Zn+2 और Cl माइनस के फॉर्म में रहेगा. ये जो प्रेसिपिटेट बना है ये या तो सेटल डाउन हो जाएगा कंटेनर में आपका नीचे, या फिर रॉड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा. तो दैट्स वाई ये कंडीशंस 2 याद होना चाहिए, 5 उसके फंक्शन याद होना चाहिए, ठीक है. और लास्ट चीज़ डायग्राम नहीं हटाने का, एक चीज़ और, तो आई होप सॉल्ट ब्रिज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है थ्योरेटिकल क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है. अब एक लास्ट चीज़ मैं और आज की क्लास में एक्सप्लेन करूँगा, दैट इज़ कि ये चार्ज आखिर फ्लो क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है ना. और वो है आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और उसकी भी ज़रूरत आपकी इसी डायग्राम में पढ़ने वाली है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. थोड़ी बहुत ज़रूरत हमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी थी इसकी, बट वहाँ पे हमने उसके बिना ही हर क्वेश्चन कर लिया है. और मेरा पर्पस भी ये था कि मैं जब थोड़ा जेई वालों को पढ़ाता हूँ एडवांस में, तो मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को E0 से एक्सप्लेन करता हूँ खूब ज़्यादा, बट वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेवल हो जाता है बेटा, है ना. उसकी हमें ज़रूरत नहीं थी, हमने शॉर्ट सिंपल वे में समझा, और थोड़ी बहुत ज़रूरत थी बट उसको हमने वहाँ अवॉइड कर दिया. अब बाकी इस चैप्टर में तो हमें उसकी हाईली ज़रूरत है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या है. इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन बिना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन वैल्यूज़ के होने वाला नहीं. तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. मैंने एक जनरल आइडिया दिया है कि आप जब भी चार्जेस को सेपरेट करते हो, हमेशा वहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाता है उस, ठीक है ना. यहाँ पर भी इलेक्ट्रोड के अराउंड एक पोटेंशियल चार्जेस सेपरेट होते हैं, तो उसके आसपास एक पोटेंशियल डेवलप होता है, उसी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाता है. डेफिनेशन मीनिंग लिखिएगा आप इसका. व्हेन अ मेटल रॉड इज प्लेस्ड इनटू इट्स एक्वस सॉल्यूशन, व्हेन अ मेटल रॉड, मैं थ्योरी में नहीं लिख रहा हूँ बेटा क्योंकि डायग्राम से मैं एक्सप्लेन करूँगा. व्हेन अ मेटल रॉड इज प्लेस्ड इनटू इट्स एक्वस सॉल्यूशन, इट एदर एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन, ठीक है. व्हेन अ मेटल रॉड इज प्लेस्ड इनटू इट्स एक्वस सॉल्यूशन, इट एदर एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, दैट इज चार्जेस आर सेपरेटेड. अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक्वायर करी का मतलब क्या है, रॉड के ऊपर नेगेटिव आया तो बाहर डेफिनेटली पॉजिटिव हो गया, या रॉड के ऊपर पॉजिटिव आया तो बाहर नेगेटिव हो गया. सामने वाले डायग्राम में वही हो रहा है, इसलिए वो डायग्राम में हटा नहीं रहा हूँ कि इससे मैं लिंक करूँगा उससे आपका, ठीक है. तो दैट मीन चार्जेस आर सेपरेटेड, एंड ड्यू टू दिस चार्ज सेपरेशन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप्ड, and due to this charge separation a potential difference is developed which is known as electrode potential. फिर से रिपीट कर रहा हूँ. when a metal is placed in aqueous solution of its ions, it acquires either negative or positive charge with respect to solution, ठीक है, and the potential is developed between metal and solution which is called electrode potential. Electrode potential depends on
अब ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना, ये बाद में हम नेक्स्ट इक्वेशन पढ़ेंगे। वो फैक्टर ज़रूर मैं लिखवा दूँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, कि किस तरह का इलेक्ट्रोड है, ठीक है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। सेकेंड ये डिपेंड करता है, ठीक है ना, कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन सॉल्यूशन। और थर्ड फैक्टर ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, टेम्परेचर, ठीक है। ये तीन फैक्टर्स, डेफिनेशन तो मैंने ओरली बोल दी, फैक्टर्स याद रखना, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन सॉल्यूशन एंड टेम्परेचर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ऑफ टू टाइप्स। ये दो तरह का होता है ना। पहले टाइप का है आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, बस फर्स्ट टाइप इज अवर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ओपी, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हम लोग बोल सकते हैं, है ना, इट एक्वायर्स ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, जो मेटल के ऑक्सीडेशन की वजह से डेवलप होगा, ठीक है ना, उसे हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और सॉल्यूशन के ऊपर आता है कौन सा चार्ज आपका, पॉजिटिव। तो हो क्या रहा है, समझिए डायग्राम, ठीक है। बस छोटा सा केस है आपका, हमने मेटल की रॉड को उसी के आयंस के सॉल्यूशन में डाल दिया। मान लो कोई भी मेटल M मान लेता हूँ, इसको मैंने इसी के सॉल्यूशन में M+N आयंस में डाल दिया, कोई भी अननोन ले रहे हैं हम लोग। तो होगा क्या भैया, शुरू में तो ये रॉड इलेक्ट्रिकली क्या थी आपका, न्यूट्रल ना, न्यूट्रल का मतलब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या था आपका, बराबर। अब आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नाम दे ही रहो, मतलब मेटल क्या हो गई आपका, ऑक्सीडाइज हो गई। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन, M सॉलिड कन्वर्ट हो गया किसमें आपका, M+N एक्वस प्लस N इलेक्ट्रॉन। तो ये N सॉलिड कहाँ से, फ्रॉम रॉड, रॉड वाला जो एटम है ये M+N कहाँ पे बेटा, इनटू सॉल्यूशन, और ये N इलेक्ट्रॉन कहाँ छोड़ के जा रहा है, इनटू रॉड। ये होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मतलब आफ्टर सम टाइम जो आपको नज़र आएगा, है ना, इनडायरेक्टली अगर मैं बोलूँ तो इस रॉड के जो मेटल का एटम है ये बाहर आता जा रहा है खुद किसमें, M+N में, और इलेक्ट्रॉन्स को अंदर ही छोड़ता जा रहा है, ठीक है। तो आफ्टर सम टाइम व्हाट सिचुएशन यू विल फाइंड कि रॉड के ऊपर आ चुका था नेगेटिव चार्ज और बाहर सॉल्यूशन में, अब ये शुरू में न्यूट्रल था, है ना, किसी को डाउट हो सकता है सर आपने के लिए M+N क्यों दिखाया, ये न्यूट्रल था बेटा, इसका काउंटर एनायन भी होगा। बट आपने देखा कि हमें सल्फेट आयन की प्रीवियस केस में यहाँ पे जो हमने बात करी है, सल्फेट आयन की कोई भी ज़रूरत पड़ी नहीं थी, हमें केवल मेटल से मतलब था, इसलिए अभी भी मैं मेटल के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, ठीक है। बट अब ये M+N बाहर आए तो यहाँ पर डेफिनेटली आपका पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, और ये पॉजिटिव चार्ज इस तरह से इसे कम्प्लीटली सराउंड करके रखा हुआ है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसे कम्प्लीटली इस तरह से सराउंड करके रखा हुआ है। और ये प्रोसेस जो मैंने जो सिंगल एरो शो करी, ये एक्चुअली सिंगल एरो नहीं है। कुछ समय के बाद यहाँ पर क्या एस्टैब्लिश हो जाता है, इक्विलिब्रियम। क्यों एस्टैब्लिश हो जाएगा इक्विलिब्रियम, ये लंबे समय तक तो चलने वाले है नहीं प्रोसेस, है ना। कुछ समय के बाद पूरा नेगेटिव चार्ज रॉड में खूब ज़्यादा हो जाएगा, बाहर से सराउंडेड हो जाएगा कौन सा चार्ज आपका, पॉजिटिव। ये पूरी तरह से घेर लेगा और घेरने के बाद ये प्रोसेस आपका फर्दर चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। इक्विलिब्रियम आ गया, इसलिए एक वर्ड में अभी से बता दे रहा हूँ, क्योंकि डेप्थ में तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जाएंगे अब इसमें, कि आप कभी भी इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एब्सोल्यूट वैल्यू को डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। हम लोग हमेशा इसकी रिलेटिव वैल्यूज़ को डिटरमाइन करते हैं। जो लोग पहले से पढ़ चुके हैं उन्हें पता होगा कि हम लोग इसे हमेशा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेफरेंस में निकालते हैं, हाइड्रोजन हाफ सेल के रेफरेंस में निकालते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम आ गया है। अब इस इक्विलिब्रियम की कंडीशन में चार्जेस कभी भी फ्लो करने वाले नहीं है। इसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यह किस प्रोसेस की वजह से हो रहा है, ऑक्सीडेशन की वजह से। तो पोटेंशियल डेवलप ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल इज नोन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और आपको याद रखना, इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल
मेटल रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और बाहर सॉल्यूशन पर आता है पॉजिटिव चार्ज। बट अगर यही केस हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल में लिए होते, मान लीजिए रिडक्शन पोटेंशियल होता, तो इन केस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल कहानी वही होती है बेटा, मेटल की रॉड को आपने उसी के आयंस के सॉल्यूशन में डाल के रखा हुआ है, M+N आयंस, और ये M की रॉड है। तो अब उल्टे क्या हो रहा है, M+N आयन रॉड के ही इलेक्ट्रॉन को गेन करके M में बदलते जा रहा है। तो एक्चुअल जो प्रोसेस होगी M+N एक्वस कहाँ से, फ्रॉम सॉल्यूशन, N इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है कहाँ से, फ्रॉम रॉड। मैंने अभी ऊपर एक डायग्राम में समझा दिया कि रॉड इनिशियली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बराबर थे, ठीक है। बट पहले केस में रॉड बाहर M+N में जाती जा रही है और इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रही है। अब उल्टे रॉड से बाहर का जो आयन है वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। ये कैसे हो रहा है बेटा, ये अपने आप होता है ना, ये तो साइंटिस्ट ने डिटरमाइन कर लिया है। आपको तो जस्ट मैं समझा रहा हूँ, आपको इमेजिन करना ऐसा हो रहा है। ये अपना M सॉलिड में बदल गया है, ये अपने आप होगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि हमने जो पहली चीज़ समझी थी कि जिंक रॉड को जैसे ही हमने एक्वस CuSO4 का सॉल्यूशन में डाला, जिंक अपने आप ऑक्सीडाइज हो गया, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, Cu+2 अपने आप रिड्यूस हो गया। वही कहानियाँ यहाँ पर भी हो रही है। M सॉलिड किस में चले गया, इनटू रॉड, ठीक है। मतलब इस केस में रॉड का मास कम होता जाएगा, ठीक है, मैंने दिखाया नहीं है भले, ठीक है। ऑक्सीडेशन के केस में रॉड का मास भी कम होगा। आप चाहो तो ये भी लिख लो कि वेट ऑफ रॉड जो होगा वो डिक्रीज होगा, जबकि यहाँ पर वेट ऑफ रॉड क्या होगा आपका, इंक्रीज। अब इसमें भी व्हाट विल हैपन आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम सेम प्रोसेस होगी यहाँ पर भी कि रॉड के ऊपर तो आ जाएगा कौन सा चार्ज आपका। अब चूंकि रॉड से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते जा रहे हैं, तो रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज आता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और बाहर सॉल्यूशन में बढ़ता जा रहा है कौन सा चार्ज आपका, नेगेटिव चार्ज। अगेन ये प्रोसेस भी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगी, ये भी इक्विलिब्रियम पर आ जाएगी, ठीक है ना। चूँकि ये पोटेंशियल डेवलप हो रहा है मेटल आयन के रिडक्शन की वजह से, इस वजह से ही इस पोटेंशियल को बोला जाता है आपका रिडक्शन पोटेंशियल। एंड इन केस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल रॉड के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, बाहर सॉल्यूशन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो पोटेंशियल का जनरल मीनिंग ही ये है कि whenever charges separation occurs there will be a potential difference develop। उस पोटेंशियल को ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाता है। ये तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोड कौन सा लिया है, जो आयन लिया है उसका कंसंट्रेशन कितना है और टेम्परेचर कितना है। इन सब का वेरिएशंस वगैरह तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डेप्थ में देखेंगे। तो ये दो तरह के पोटेंशियल आपको ध्यान रखने हैं। अब इसको बस जस्ट मैं आखिरी में एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ देखिए क्या हुआ था, है ना। ये डायग्राम में इस वजह से ले रहा था, हटा नहीं रहा हूँ, कि यहाँ पर यही प्रोसेस हुई थी। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है आपका, ठीक है। ये वाला केस आपका रिडक्शन पोटेंशियल है। तो अगर हमने सॉल्ट ब्रिज नहीं डाला होता इस केस में, तो सॉल्ट ब्रिज नहीं डालते तो क्या होता, कुछ समय के बाद बाहर पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन बढ़ गया था, Zn+2 का कंसंट्रेशन बढ़ रहा था, रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो मैंने आपसे बोला था ना कि ये वाली रॉड गाना गाएगी कि जाने नहीं देंगे तुझे, ये वाला पर्टिकुलर जो चीज़ है जाने नहीं देंगे तुझे, ये इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं दे रही। इस तरफ देखें हम लोग, तो इस तरफ रॉड के ऊपर था पॉजिटिव चार्ज, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन करते जा रहा था। बट कुछ समय के बाद क्या हो गया, कुछ समय के बाद बाहर एक्सेस में हो गया नेगेटिव चार्ज। तो वो नेगेटिव चार्ज अब इलेक्ट्रॉन को आने ही नहीं देगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, कहानी ख़त्म हो गई। इस वजह से फ्लो रुक गया था। बट अगर हमने सॉल्ट ब्रिज डाल दिया, ठीक है ना, जैसे ही हमने सॉल्ट ब्रिज को डाला होता, अब मैं डायग्राम थोड़ा सा बिगाड़ दे रहा हूँ क्योंकि आप आई होप समझ में आ गया है। जैसे आपने सॉल्ट ब्रिज से दोनों को जोड़ा होता, ठीक है ना, मान लीजिए हमने यहाँ और यहाँ सॉल्ट ब्रिज को डाला होता, ये वाला सेल है, दो अलग अलग सेल है। अब ये साइड बाय साइड नहीं बने, वो ऊपर नीचे। सॉल्ट ब्रिज डालते ही सॉल्ट ब्रिज सबसे पहले यहाँ का पूरा पॉजिटिव चार्ज ख़त्म करता, और वो क्योंकि यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज का कौन सा आयन आया था, नेगेटिव, वो यहाँ के पूरे पूरे कौन से चार्ज को ख़त्म कर देता, नेगेटिव चार्ज को। क्योंकि यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज का हमने क्या बोला था, कैथोड की तरफ वो किसको भेजता है, कैटायन को।
ये ख़त्म करा, एनोड की तरफ किसको भेजता है, एनायन को, ये ख़त्म करा। अब दोनों सॉल्यूशंस इलेक्ट्रिकली क्या हो चुके हैं आपके, न्यूट्रल, और पूरा पूरा इसका नेगेटिव चार्ज फ्लो होके यहाँ पर आता जाएगा। तो जब तक अब, ठीक है ना, तो बेसिकली चार्जेस का फ्लो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही हो रहा है, ठीक है। एनोड साइड में हमेशा वो मेटल ली जा रही है, चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। एनोड साइड में हमेशा वो मेटल रखोगे जिसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, कैथोड साइड में वो रखोगे जिसका पोटेंशियल कम होगा, ठीक है। अब बोथ सॉल्यूशंस आर ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आपका मूव करता जा रहा है। अब अगर ये मूव करता जा रहा है, जैसे मैंने, ठीक है ना, हाई ऊपर वाटर रखा और नीचे, मतलब एक कंटेनर ऊपर एक नीचे, ठीक है, और चार्ज फ्लो करा रहा हूँ, कब तक फ्लो करता रहेगा, अगर ज़्यादा हाइट डिफरेंस होगी तो पूरा वाटर फ्लो कर जाएगा। अगर दो सेम लेवल पे रखा है और एक में पूरा भरा हुआ एक में खाली है, मूवमेंट कराऊँ, कब तक होगा बेटा, जब तक दोनों तरफ का लेवल सेम ना हो जाए। यही कहानी यहाँ पर भी एप्लीकेबल है कि ये चार्ज फ्लो तो कर रहा है, फ्लो होने की वजह से इसका पोटेंशियल धीरे धीरे कम होता जाएगा, इसका पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। कुछ समय के बाद ये कम होते जा रहा है, ये बढ़ते जा रहा है। कुछ समय का जैसे दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हुए, उसके बाद सेल आपका वापस काम करना बंद कर देगा। इसीलिए जो आप घरों में सेल लाते हो, 5 रुपये वाला, 10 रुपये वाला, जो भी आप लाते हो, वो कुछ समय के बाद काम करना इसलिए बंद कर देता है कि उसमें आपका सेल रिएक्शंस रुक चुकी हैं, उसमें पोटेंशियल दोनों सेल्स के क्या हो चुके हैं, बराबर हो चुके हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में मैं आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इन सब चीज़ों पर मैंने काफ़ी स्ट्रेसफुली काम करके आपको समझाया है, ठीक है। इन चीज़ों को अब हम लोग कमिंग क्लासेस में कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हेल्प से हम लोग बाकी क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है ना, वो ध्यान देना है आपको, उन चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। तब हम लोग यहाँ से हमारा लेक्चर नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करेंगे। इन चीज़ों को आप पहले ढंग से रिवाइज कर लें, ढंग से समझ लें, एक एक चीज़ को अपनी, कोई भी आपके पास अगर बुक हो, NCERT बुक हो, तो आई मस्ट रिक्वेस्ट यू कि आप उससे भी एक बार पढ़ लें, क्योंकि पढ़ने से आपको चीज़ें और समझ में आएंगी, ठीक है। फिर एक बार और सुनने से, तो आई होप यू एन्जॉयड द पर्टिकुलर लेक्चर, डायग्राम्स नीट एंड क्लीन, क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है ना, वो सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वील प्रोसीड फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, गुड बाय।